हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लॉगिन पेज कंप्लीट कर लिया था हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का। एंड नेक्स्ट हम इसका डैशबोर्ड बनाएंगे स्टूडेंट का। तो इस लिंक पे हमें स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड है वो क्रिएट करना है। मैं आपको एक इमेज डिस्प्ले कर देता हूँ कि मुझे किस तरीके का बनाना है। तो कुछ इस तरीके का हमें डिज़ाइन करना है। यहाँ पे हमें काउंट होके मिलेगा कि लाइब्रेरी के अंदर टोटल कितने बुक्स हैं और कितने स्टूडेंट ने इशू किए हैं और कितने उसने अभी तक रिटर्न नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये सब काउंट्स हमें दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम पेज क्रिएट कर लेते हैं। पेजेस पे राइट क्लिक किया और नया फाइल बना दिया। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट डैशबोर्ड। ओके, फाइल का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट डैशबोर्ड डॉट JSX। ठीक है, आपको विजिबल होगा। मैंने ये फाइल बना दी स्टूडेंट डैशबोर्ड डॉट JSX। एंड इसमें हम कॉपी कर सकते हैं हमारा जो लास्ट हमने कौन सा बनाया था, यूज़र लॉगिन का बनाया था। ठीक है, मैं यूज़र लॉगिन का पूरा कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम अपने हिसाब से इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारी फाइल का नाम है, जो हमारे कंपोनेंट का नाम है, स्टूडेंट डैश बोर्ड। ओके, जो आपकी JSX फाइल का नाम है वो आप यहाँ पे दोगे। यहाँ पे आपका ये फंक्शनल कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में आप इसको क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे आपने स्टूडेंट डैशबोर्ड लिख दिया एक्सपोर्ट करते समय। और ये जो आपका फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नाम भी आपने दिया स्टूडेंट डैशबोर्ड। एंड अब अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एप डॉट JSX में जाके इसका राउट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने राउट दे दिया स्लेश यूज़र स्लेश डैशबोर्ड। और इसको इंपोर्ट ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया स्टूडेंट डैशबोर्ड को। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये लॉगिन पेज आपको दिख रहा है। ओके, लेकिन लॉगिन पेज हमें नहीं दिखाना है, बट लॉगिन पेज आ रहा है क्योंकि हमने लॉगिन पेज को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया था। हालांकि इसका डिज़ाइन तो हमारा टोटली अलग रहेगा। तो ये जो पूरा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, पहले हम डिज़ाइन कर लेते हैं इसका। तो डिज़ाइन में मुझे, ठीक है, डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, बस ये वाला डिव ले लेते हैं जहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, और ये कंटेनर ले लेते हैं। बाकी सब हम हटा हटा देते हैं, मतलब ये दो डिव हमें रखना है, बाकी सब हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिंपल कुछ इस तरीके का रख लिया। अब ये सारा यहाँ से गायब हो जाएगा, ये ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम डिज़ाइन करते जाते हैं। तो कंटेनर मैंने यूज़ किया है, ओके, कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और डिव बना लेता हूँ। मैंने एक डिव बना लिया एंड डिव के अंदर मैं फ्लेक्स लेआउट का यूज़ कर लूँगा। क्लास नेम, ठीक है, मैं अपने से यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ, AI का ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ किया। और डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे देखो ये दिखाना है माय लाइब्रेरी डैशबोर्ड, ये हमारा टाइटल रहेगा। और राइट साइड में ये आपको दिख रहा है रिफ़्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, बट रिफ़्रेश की जगह मैं कुछ और कर सकता हूँ, जैसे कि वेलकम के साथ यूज़र का नाम दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि रिफ़्रेश की तो रिएक्ट में हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, अपने आप ही वो
रिफ्रेश हो जाता है जब भी कुछ चेंज होता है तो। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। और उसके बाद में फ्लेक्स रेप का यूज़ कर लेता हूँ। फ्लेक्स रेप से क्या होता है कि जब अगर हमारा स्क्रीन का साइज छोटा होगा तो ये कंटेंट एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्स रेप लगा सकते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ना लगा के मैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन का यूज़ करता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर, और मार्जिन दे दिया बॉटम से 4। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन आपको पता है, एक एलिमेंट आपका लेफ्ट साइड में रहेगा और दूसरा एलिमेंट आपका राइट साइड कॉर्नर में रहेगा। ओके, अलाइन आइटम्स सेंटर से आपका वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हमें दो चीज़ें, दो एलिमेंट हमारे यहाँ पे रहेंगे। एक तो जो हमारा लेफ़्ट में आएगा और दूसरा राइट साइड में आएगा। तो लेफ़्ट में हम एक डिव के अंदर जो भी हमें करना है वो लेफ़्ट में हमारा रहेगा डिव के अंदर। और दूसरा जो है, हमें वेलकम के साथ यूज़र का नाम दिखाना है। हम्म, तो उसके लिए मैं एक पैराग्राफ का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, पैराग्राफ का यूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पे कुछ मार्जिन दे दिया ऊपर से। मार्जिन टॉप से मैंने रख दिया 3। और वेलकम के साथ स्टूडेंट का नाम हम दिखा देंगे। अभी स्टूडेंट का नाम हमें कैसे मिलेगा वो हम आगे लिखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टेस्ट यूज़र। ओके, अब इस वाले डिव में तो ये जो पैराग्राफ है वो हमारा राइट साइड में आ जाएगा। ये आप देख रहे हो राइट साइड में चले गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन दिया हुआ है। और ये जो डिव है इसके अंदर जो भी होगा वो हमें लेफ्ट साइड में दिखेगा इस तरीके से। तो इस डिव के अंदर हमें क्या बनाना है, एक आइकॉन बनाना है और एक हेडिंग देना है। आइकॉन और हेडिंग, तो ये आइकॉन और हेडिंग जो है ये भी एक ही रो के अंदर है, तो इसमें भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वाले डिव के अंदर फर्दर चाहूँ तो एक डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकता हूँ। मैं डिव के अंदर एक हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने H2 का यूज़ कर लिया, या H3 का यूज़ कर लेता हूँ मैं, हेडिंग 3 का। मार्जिन बॉटम से दे दिया मैंने 1। और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर लिया और अलाइन आइटम, अलाइन जो है आइटम्स सेंटर कर दिया और गैप दे दिया 2 का। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने यूज़ किया क्योंकि ये जो मुझे जो दिखाना है माई लाइब्रेरी डैशबोर्ड और आइकॉन, ये एक ही रो के अंदर दिखाना है। तो मैंने हेडिंग के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर लिया और गैप रख लिया। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ तो मैं एक आइकॉन रखूँगा। पहले पहले मुझे आइकॉन दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे आइकॉन का यूज़ कर लिया। आई टैग क्लास नेम, ठीक है, ये आइकॉन आएगा। आइकॉन के साथ मुझे, आइकॉन के साथ तो हमें कुछ नहीं दिखाना। एक काम करते हैं, इसको एक स्पान के अंदर रख लेते हैं। इसको यहाँ से मैंने कट किया और एक स्पान टैग यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये एक आइकॉन आ गया और एक और स्पान टैग यूज़ किया जिसके अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट डैशबोर्ड, लिख सकते हो, या फिर मैंने लिखा माय लाइब्रेरी डैशबोर्ड।
डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। थोड़ा और इसको प्रॉपर करते हैं। स्पान के अंदर मैंने अब ये जो आइकॉन है, आइकॉन को आइकॉन हमने कौन सा यूज़ किया, एफ ए सॉलिड, एफ ए यूज़र, ग्रेजुएट। ठीक है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट प्राइमरी रख दिया। अब इस स्पान के अंदर मैं स्टाइल लगा देता हूँ, या तो ठीक है मैं यहाँ पे स्टाइल का यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसका साइज वगैरह बड़ा कर देते हैं। ठीक है, स्टाइल का यूज़ किया और मैंने विड्थ दे दिया 36 पिक्सल, हाइट दे दिया और बैकग्राउंड का कुछ कलर दे दिया, है ना, कुछ बैकग्राउंड में कलर आ गया। तो कलर आपको जो भी देना हो दे सकते हो। और उसके बाद विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर दे दिया। और ये जो स्पान है थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ, मैं इसको 40 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसका जो हाइट और विड्थ थे वो कर दिया 40। कलर थोड़ा सा अगर चेंज करूँ तो मैंने इसको कर दिया 0F7, 0F7 66, कुछ भी आप कलर दे सकते हो। दो अच्छा, ई, ठीक है, तो मैंने ये कलर यहाँ पे यूज़ कर लिया। एंड उसके बाद कुछ हम इसको थोड़ा राउंडेड वगैरह करते हैं। ये जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा राउंडेड वगैरह करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लासेस यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स का यूज़ कर लेता हूँ। और ये सर्कल सर्कल के अंदर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे राउंडेड सर्कल का यूज़ कर लिया। ठीक है, या फिर इसको राउंडेड 3 करते हैं। ठीक है, राउंडेड 3 कर दिया मैंने इसको। यार सर्कल में रखना है तो सर्कल में रख लेना। और बॉर्डर अगर देना है तो दे सकते हो, हटाना है तो बॉर्डर हटा भी सकते हो। तो मैंने बॉर्डर को यहाँ से रिमूव कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से ये आपका जो है हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। और अलाइन आइटम सेंटर से ये आपका वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अभी देख रहे हो प्रॉपर पोजीशन नहीं आ रही, तो बैकग्राउंड के अंदर ये सेंटर में आ पाए तो इसमें ये दोनों क्लासेस लगा दी। और इसको यूज़ करने के लिए हमें ये डिस्प्ले फ्लेक्स तो यूज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स। ठीक है, तो ये हेडिंग का काम भी हो गया। हेडिंग के बाद नेक्स्ट हम एक, ये हमारा डिव यहाँ पे एंड हुआ और ये हमारा पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर हम क्या दिखाएंगे, स्टूडेंट का नाम दिखा देंगे वेलकम के साथ। एंड उसके बाद हमारा आएगा, ठीक है, तो इसके नीचे अब इसके नीचे हम एक लोडिंग इफेक्ट भी लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं लोडिंग, अब इसमें क्या होगा, यहाँ तो हमें कोई बटन वगैरह पे तो क्लिक करना नहीं है। इसमें जो लोडिंग इफेक्ट आएगा वो स्टार्टिंग में ही आएगा। जैसे ही पेज लोड होगा तो जब तक डेटाबेस से ये डेटा फैच होके आएगा, ये सब काउंट्स फैच होके आएंगे, तो जितना टाइम लगेगा रिक्वेस्ट जाने में, रिस्पॉन्स आने में, उस समय तक हमें क्या दिखाना है, लोडिंग इफेक्ट दिखाना है। तो इस बार हमें शुरू में इसमें ट्रू रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ट्रू रखा क्योंकि यहाँ पे हमें बटन क्लिक पे काम नहीं करना। यहाँ पे तो हमें काम करना है जब हम
पेज को लोड करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने ट्रू रखा क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लोडिंग इफेक्ट चाहिए, और जब हमारा डेटा फैच होके आ जाएगा तो लोडिंग इफेक्ट को हम फॉल्स कर देंगे। ओके, तो ये कंटेनर हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड यहाँ पे आके अब मैंने चेक कर लिया, अगर क्या है नॉट लोडिंग है, नॉट लोडिंग एंड नॉट लोडिंग। ठीक है, अगर नॉट लोडिंग है तो मुझे क्या करना है वो मैं बता दूंगा। हम्म, तो ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे हमारा ये ब्रैकेट एंड होगा। नॉट लोडिंग, अच्छा ये अभी जो है हमारी रिक्वेस्ट जो है, एक काम करता हूँ अभी कुछ टाइम के लिए इसको हटा सकता हूँ मैं चाहूँ तो, क्योंकि हमने बैकएंड तो बनाया नहीं है अभी इसका। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैंने ट्रू किया है, या तो एक काम कर सकते हैं सभी जगह इसको ट्रू रख देते हैं, यहाँ पे भी ट्रू है। इनिशियली मुझे क्या करना है, कंटेंट दिखाना है। ठीक है, वैसे तो मुझे यहाँ पे ट्रू रखना है, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसका बैकएंड पार्ट बनाया नहीं है, तो अभी सब जगह मैंने इसको फॉल्स रख दिया कुछ टाइम के लिए, ताकि ये कंटेंट मुझे दिख पाए। एक बार डिज़ाइन हो जाएगा और बैकएंड से डेटा आने लगेगा तो हम उसको अपने हिसाब से सही कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे क्या मिलता है, नॉट ट्रू मिलता है, मतलब फॉल्स मिलता है। अगर फॉल्स मतलब मिलता है मतलब लोडिंग हमारा हो चुका है कम्प्लीटली, हमारा जो रिस्पॉन्स है बैकएंड से आ चुका है। अगर बैकएंड से रिस्पॉन्स आ चुका है तो फिर हमें यहाँ पे हमारे जो काउंट्स है वो दिखाने हैं, और अगर बैकएंड से रिस्पॉन्स नहीं आया है तब क्या करना है, उसके लिए भी आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, यहाँ पे हमने लगाया लोडिंग। अगर लोडिंग है तब क्या करना है, ठीक है, अगर आपका जो है लोडिंग के अंदर क्या है आपका ट्रू है, जब आपका लोडिंग हो रहा है तो उस समय आप ये दिखा सकते हो लोडिंग। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, और ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो स्पिनर बॉर्डर रोल दे दिया स्टेटस। जो स्पिनर है अगर उसमें कुछ कलर दिखाना है तो यहाँ पे कलर दे सकते हो, और स्पान के अंदर स्पान या फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ वगैरह आप ले सकते हो। ये सब क्या लिख के आ रहा है, विजुअली हिडन वगैरह मुझे नहीं दिखाना है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, टेक्स्ट म्यूटेट का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट म्यूटेट, और मार्जिन दे दिया मैंने टॉप से 3। तो ये हमें कब दिखेगा, स्पिनर और लोडिंग लिखा हुआ, जब हमारा रिक्वेस्ट जाएगा और रिस्पॉन्स आने में अगर टाइम लगेगा तो उस समय हमें स्पिनर दिखेगा, और जब हमारा रिस्पॉन्स आ गया तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हम उस समय लोडिंग के अंदर फॉल्स डाल देंगे। तो जब ये नॉट ट्रू रहेगा तो हमें ये रेंडर करना है, ये वाला पार्ट। और इस पार्ट में हमें सारे जो हमारे काउंट्स हैं वो दिखाने हैं। कार्ड कार्ड लेआउट का यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। हम जो कार्ड्स बनाएंगे वो हमें दिखाने हैं जब हमारा लोडिंग के अंदर फॉल्स होगा, जब हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन करता हूँ।
डिव मैंने यूज़ कर लिया और डिव के अंदर मैं एक रो बना लेता हूँ, क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम, और मैंने यहाँ पे रो का यूज़ कर लिया। रो के बाद मैंने यहाँ पे गैप लगा दिया 4 का, और मार्जिन दे दिया बॉटम से। मार्जिन की वजह से नीचे तो कुछ रहेगा नहीं, फिर भी अगर देना हो तो दे सकते हो। ठीक है, मुझे ये नीचे टिप वाला ज़रूरी नहीं है, मैं एटलीस्ट ये 3 जो ऊपर के हमारे वो दिख रहे हैं, कार्ड दिख रहे हैं, है ना। तो ये 3 हम एक रो बनाएंगे, रो के अंदर ये 3 कॉलम्स बना देंगे, और इनके बीच में जो गैप है वो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, गैप 4 दे दिया। एंड देन आफ्टर मैंने एक डिव बना लिया, डिव को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये हमारा पहला कॉलम रहेगा, तो कॉलम मीडियम 4 साइज के मैं 3 कॉलम बना लूँगा। ठीक है, पहला कॉलम हो गया। अब इसके अंदर मुझे कार्ड लेआउट बनाना है, तो डिव क्लास नेम इक्वल टू कार्ड, बॉर्डर 0 दे दिया, शेडो दे दिया, हाइट दे दिया। ठीक है, और डिव मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इस कार्ड के अंदर मैं कार्ड बॉडी बना लूँगा, ताकि हम कार्ड से क्या होता है आपको पता है, एक बॉर्डर्ड बॉक्स हमारे पास आ जाता है जो कि राउंडेड भी होता है। एंड उसमें हमें अगर पैडिंग चाहिए तो हम क्लास कार्ड बॉडी का यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने क्लास नेम लिखा कार्ड बॉडी, तो कार्ड बॉडी का यूज़ कर लिया, तो हमें ये पैडिंग मिल जाता है। ये हमारा एक कार्ड आ गया, पहला वाला। ठीक है, कार्ड बॉडी हो गया। इसमें मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फ्लेक्स कॉलम से क्या होगा कि सब कुछ वर्टिकली अरेंज होगा, है ना। ये जो है जैसे टोटल बुक्स, उसके नीचे हमारा ये ऑल बुक्स करेंटली, ये जो पैराग्राफ है वो आएगा, फिर नीचे एक लिंक आएगा। ये वर्टिकली इस तरीके से ऊपर से नीचे अरेंज होगा। बट ऊपर जो है ये हमें आइकॉन भी देना है, तो उसको हमें फिर वही जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन का यूज़ करके एक एलिमेंट को लेफ्ट में देना पड़ेगा और दूसरे एलिमेंट को राइट में देना पड़ेगा। तो फिर मुझे लगता है एक और डिव मुझे लगा के फ्लेक्स लेआउट यूज़ करना पड़ेगा। ये तो मैंने बता दिया कि वर्टिकली रहे, बट पहले उससे पहले मुझे फिर वही जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन देना पड़ेगा, क्योंकि आइकॉन मुझे एक तरफ देना है और जो काउंट है वो मुझे एक तरफ देना है। तो मैंने फिर से एक डिव यूज़ कर लिया, और इसके अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर लिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया, और मुझे करना है इसको जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। तो मैंने यहाँ पे दे दिया जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, और अलाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं। ठीक है, ताकि आइकॉन वगैरह प्रॉपर पोजीशन पे आ पाए, है ना। ये जो आइकॉन है और ये जो टोटल बुक्स और 3 लिखा हुआ है, काउंट लिखा हुआ है, तो ये सेंटर में दिखें, वर्टिकली सेंटर दिखें। मार्जिन बॉटम से दे दिया 3 का। तो अब इसके इसके अंदर मेरी दो चीज़ें रहेंगी, जो दो एलिमेंट रहेंगे। एक रहेगा जो लेफ़्ट में आएगा, दूसरा रहेगा जो राइट में आएगा। जो लेफ़्ट में आएगा उसमें हमें ये काउंट दिखाना है, और राइट में हमें आइकॉन दिखाना है।
तो जो लेफ़्ट में हमारा कंटेंट रहेगा वो तो हम रख लेंगे एक डिव के अंदर, है ना। लेफ़्ट वाला जो कंटेंट है पूरा, उसको मैं एक डिव के अंदर रख लूँगा, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हेडिंग भी है ना। एक हमारा हेडिंग है जिसको हम, ठीक है, ये हमारा डिव है, डिव के अंदर ये हमारा हेडिंग है। हेडिंग को मैं कर देता हूँ H6, हेडिंग 6, और इसको मैंने कर दिया टोटल बुक्स। यहाँ पे मैंने लिखा टोटल बुक्स, और यहाँ पे हमने कर दिया टेक्स्ट अपर केस। ठीक है, मुझे इसको कैपिटल लेटर में दिखाना है, तो मैंने इसको टेक्स्ट अपर केस कर दिया। टेक्स्ट अपर केस, और मार्जिन दे दिया बॉटम से 1, और उसके अलावा मैंने इसको टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया। कलर मुझे कैसा चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। थोड़ा छोटा करना है तो इसको हेडिंग कम कर दो, या फिर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, स्मॉल कर दिया, टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया, मार्जिन दे दिया बॉटम से 1, और इसको मैंने अपर केस कर दिया। ठीक है, तो डिव के अंदर एक तो हमारी ये हेडिंग हो गई, उसके बाद हमारा काउंट आएगा। तो जो काउंट आएगा उसको मैं हेडिंग 3 का यूज़ कर लेता हूँ। हेडिंग 3 का यूज़ करके मैंने मार्जिन दे दिया बॉटम से 0, एंड यहाँ पे हमारा काउंट आएगा। अभी वो बैकएंड से आएगा, तो मैंने इसको अभी के लिए स्टैटिक हमने यहाँ पे कंटेंट अभी दे दिया। ओके, तो ये डिव, इसके अंदर हमारे, ये जो डिव है इसके अंदर दो एलिमेंट रहेंगे, एक ये डिव है, और एक हम बना लेते हैं आइकॉन के लिए। आइकॉन के लिए भी हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं पहले। हम्म, हम्म, एक हमने डिवीज़न बनाया, और ये हमारा आइकॉन यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। और डिव को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो ये आइकॉन इस तरीके से आ जाएगा। बट अगर सर्कुलर दिखाना है, सर्कुलर करना है, तो फिर से वही थोड़ा सा स्टाइलिंग करना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर किया था। तो ये जो मेरा डिव है, इसमें मैं कुछ क्लासेस यूज़ कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्लास नेम राउंडेड सर्कल कर दिया। डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स कर दूंगा मैं। डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे। तो इसी डिव पे मैंने कुछ स्टाइलिंग दे दिया जैसे ऊपर दिया था। तो मैंने ज़्यादा नहीं, 40-40 कर दिया। और बैकग्राउंड कलर जो भी आ रहा है वही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। राउंडेड सर्कल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। अच्छा, इसका साइज कम कर देते हैं। ये जो आइकॉन आ रहा है, एफ ए सॉलिड, एफ ए आइकॉन में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ ए लेयर, एफ ए लेयर ग्रुप। ठीक है, तो अभी ये सही आ रहा है। कलर आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड में जो देना है दे सकते हो। ओके, तो ये हमारा एक एलिमेंट हो गया इस डिव के अंदर, और ये दूसरा, है ना। एक हमारा लेफ्ट में आ रहा है, दूसरा राइट में आ रहा है। इतना हो गया। इतना होने के बाद नीचे मुझे एक पैराग्राफ बनाना है।
ये हमारा जो div था, इसके नीचे में क्या बनाऊंगा, एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। और पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया ऑल बुक्स करेंटली अवेलेबल, ऑल बुक्स करेंटली अवेलेबल इन दी लाइब्रेरी। ठीक है, बस इतना लिख दिया मैंने। ऑल बुक्स करेंटली अवेलेबल इन दी लाइब्रेरी कैटलॉग लिख देते हैं। ठीक है, पता नहीं स्पेलिंग सही है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑल बुक्स करेंटली अवेलेबल इन दी लाइब्रेरी कैटलॉग। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो ये जो पैराग्राफ था, इसमें हम कुछ क्लासेस लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास नेम यूज़ कर लिया, टेक्स्ट म्यूटेड, मार्जिन बॉटम से 0 और स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ऑल बुक्स करेंटली अवेलेबल इन दी लाइब्रेरी कैटलॉग। अब इसके नीचे हमारा एक आ जाएगा लिंक। ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हुआ। पैराग्राफ एंड होने के बाद मैंने एक डिव बना के लिंक दे दिया। ठीक है, लिंक आप चाहो तो एंकर टैग वाला यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लिंक टैग का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, शायद मैंने डिव को क्लोज नहीं किया। ठीक है, ये मेरा डिव था और डिव के अंदर मैंने मार्जिन दे दिया क्लास क्लास नेम, और मार्जिन दे दिया टॉप से ऑटो या फिर 3 दे दिया। ऊपर से मैंने 3 का मार्जिन दे दिया। और ये मुझे कहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे मैंने रख दिया स्लेश यूज़र स्लेश बुक्स। ठीक है, इस यूआरएल पे ये हमें ले जाएगा। और यहाँ पे हमने दे दिया टोटल बुक्स। ठीक है, व्यू बुक्स कर दिया यहाँ पे हमने। तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके आगे मैं एक आइकॉन भी यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक आइकॉन यूज़ कर लिया। ठीक है, मैंने आइकॉन दे दिया और यहाँ पे दे दिया FA एरो राइट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। अंडरलाइन लगानी है तो अंडरलाइन लगा सकते हो, है ना। वैसे लिंक टैग में अंडरलाइन नहीं आती बाय डिफ़ॉल्ट। और ये अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया हुआ है तो अंडरलाइन नहीं आएगी। आपको अंडरलाइन लगाना है तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन को हटा देना, तो आपको एक अंडरलाइन भी वहाँ पे दिखने लगेगी, है ना। ये आपकी चॉइस है, आप कैसा रखना चाहते हो। स्ट्रेच्ड लिंक, इससे क्या होता है, ठीक है, इन सब क्लासेस की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जबकि इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ और टेक्स्ट प्राइमरी कर देता हूँ। अंडरलाइन आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। अगर हटाना है तो इसको हटा देना, और लगाना है तो इसको हटा देना, और अंडरलाइन नहीं चाहिए तो इसको लगा देना। ओके, तो ये हमारा परफेक्टली जो है डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, सेम है। अब दूसरा वाला, अब सेम इसी को हम यूज़ कर लेंगे। इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये मेरा कॉलम है, तो ये पूरा का पूरा कॉलम मैंने कॉपी कर लिया।
ठीक है, ये आप देख रहे हो रो है, रो के अंदर ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। और इसी तरीके से हम दूसरा कॉलम बनाएंगे और फिर तीसरा कॉलम बनाएंगे। तो ये हमारे 3 कॉलम्स आ जाएंगे। बीच वाले का डिज़ाइन मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, कलर बस दिया है उसमें बैकग्राउंड में। तो पहले वाले में दिखा दिया टोटल बुक्स, और दूसरे में हमने लिखा, ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला रहेगा, पहले अगर लास्ट वाले को डिज़ाइन कर लें। ठीक है, सेकंड वाले को ही कर लेते हैं पहले। तो सेकंड वाले कॉलम को अगर मैं देखूं, तो उसमें मुझे यहाँ पे लिखना है पेंडिंग रिटर्न्स, मतलब कितनी बुक्स अभी तक आपने रिटर्न नहीं की हैं, पेंडिंग रिटर्न्स। ठीक है, सेकंड वाले कॉलम में मैंने लिख दिया पेंडिंग रिटर्न्स। और बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर देना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे, है ना। बीच वाले में कलर आ जाएगा और बाकी के लेफ़्ट राइट वाले वाइट कलर में रहेंगे। और ये कलर जो दिया है मैंने ग्रेडियंट तरीके से दिया है। आप देख रहे हो ये 135 डिग्री के फॉर्म में है, ऊपर से चेंज होते हुए नीचे राइट बॉटम में आप देख रहे हो ये चेंज हो रहा है। तो 3 कलर मुझे यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करके इसको करते हैं हम। तो ये हमारा डिव स्टार्ट हुआ, कार्ड बॉर्डर दे दिया। यहीं पे हम क्या करते हैं, स्टाइल लगा देते हैं, CSS का यूज़ कर लेते हैं। तो स्टाइल का यूज़ किया, 2 बार कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, 2 बार क्लोज, और इसके अंदर में बैकग्राउंड यूज़ कर लूँगा लीनियर ग्रेडियंट। और टेक्स्ट का कलर टेक्स्ट का कलर हमने वाइट रख दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब अगर थोड़ा और इस तरी जैसा दिख रहा है इमेज में, वैसा ही चाहिए आपको बिल्कुल, तो इसका साइज तो बराबर है। कलर आप यहाँ पे 3 कलर भी यूज़ कर सकते हो, F97317। ये इतनी बड़ी वैल्यू क्यों आ रही है? ठीक है, मैंने बस इतना दिया, F97316, और फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा कलर दे दिया। ठीक है, ऑरेंज कलर्स में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूसरा कलर दे दिया F97316, और दूसरा दे दिया F97316। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज हो गया। और तीसरा कलर हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, आप कलर अपने हिसाब से ले सकते हो, जो भी आपको लेना हो। तो यहाँ पे मैंने 3 कलर्स का यूज़ कर लिया, 2 कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, और डिग्री आप चेंज करके देख सकते हो। 135 डिग्री मैंने यूज़ किया है। तो ये टॉप लेफ्ट से आप देख रहे हो राइट बॉटम में चेंज होते हुए आपको दिख रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या हो गया, पेंडिंग रिटर्न्स हो गया। और यहाँ पे जो भी आपको लिखना हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक्स दैट आर ड्यू फॉर रिटर्न बट हैव नॉट बीन रिटर्न येट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ रिटर्न ऑन टाइम टू अवॉइड फाइन्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। इसमें अगर मैं आगे लिखना चाहूँ कि प्लीज़
रिटर्न देम ऑन टाइम, प्लीज रिटर्न प्लीज रिटर्न ऑन टाइम, प्लीज रिटर्न ऑन टाइम टू अवॉइड लेट फीस, टू अवॉइड फाइन्स। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना हो आप लिख सकते हैं। और नीचे आपको व्यू बुक्स की जगह अगर कुछ और देना है, एक काम करता हूँ, ये पैराग्राफ बना दिया, मुझे यहाँ पे कोई लिंक वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें मुझे कोई लिंक नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए मेरा कोई पेज वगैरह नहीं रहेगा अलग से। ओके, और तीसरे वाले कॉलम को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल बुक्स इशूड। यहाँ पे मुझे दिखेगा कि कितनी बुक्स हमने अभी तक इशू की हुई है, टोटल बुक्स इशूड। और यहाँ पे हम आइकॉन भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं व्यू इशू हिस्ट्री। ठीक है, मैंने लिखा व्यू इशू हिस्ट्री, और आइकॉन यहाँ पे यूज़ कर लिया, आइकॉन आइकॉन यही वाला यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट ऑफ ऑल, काउंट ऑफ ऑल बुक्स इशूड टू यू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। अब ये डिज़ाइन तो हो गया, अब लेकिन इसमें ये जो नंबर आ रहा है ये हमें बैकएंड से लेके आना है, और वेलकम के साथ मुझे जो नाम दिखाना है उसके लिए भी मुझे यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब मैं जो लॉजिकल कोड है वो चालू कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा यूज स्टेट कॉमा यूज इफेक्ट। ठीक है, मुझे यूज इफेक्ट की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया यूज स्टेट को, यूज इफेक्ट को। यूज स्टेट में हम डेटा स्टोर कर पाएंगे, और यूज इफेक्ट से हम साइड इफ़ेक्ट्स रन कर पाएंगे, जैसे एपीआई वगैरह कॉल करना हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर हम लॉजिकल कोड करते हैं। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट से हम साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह रन कर सकते हैं। एक्सीओस हमारा हो जाएगा रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, ये नोटिफिकेशन के लिए हो जाएगा। लिंक हमारा रीडायरेक्ट करने के लिए हो जाएगा, लिंक्स बनाने के लिए हो जाएगा, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है उसके लिए बिना पेज रिफ्रेश किए हुए। और यूज़ नेविगेट से हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और डैशबोर्ड पे हमने क्या किया, हम इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टेट्स, क्योंकि इस पेज पे मुझे काउंट्स दिखाने हैं। स्टेट्स, स्टेट्स भी बोलते हैं हम उसको, स्टेट। और इसको मैंने कर दिया सेट स्टेट्स। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए, टोटल बुक्स, टोटल अंडरस्कोर बुक्स। ठीक है, टोटल बुक्स जिसको मैंने इनिशियली क्या रख दिया, ज़ीरो रख दिया, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमने बना दिया। और टोटल बुक्स के बाद टोटल इशूड, टोटल इशूड, टोटल कितने बुक्स इशू हुए हैं वो, इसको भी ज़ीरो कर दिया। और लास्ट वाला नोट रिटर्न, पेंडिंग रिटर्न्स या फिर नोट रिटर्न कर दिया मैंने, नोट रिटर्न।
ठीक है, तो इसमें मैंने ये 3 की बना दिए। इसको मैंने एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया, और 3 यहाँ पे की वैल्यू के फॉर्म में मैंने डेटा रख दिया स्टेट वेरिएबल के अंदर। ओके, नेविगेट का हम यूज़ करेंगे ताकि हम रीडायरेक्ट करवा पाएँ, और लोडिंग के अंदर हम रख देते हैं शुरू में ट्रू। इनिशियली मैंने इसमें ट्रू रखा, या फिर अभी भी चलो मैं इसमें अभी चेंज करूँगा। मैं इसमें हैंडल चेंज, इसकी तो ज़रूरत है नहीं, हैंडल चेंज को मैंने पूरा हटा दिया। मुझे चाहिए फॉर्म डेटा। हाँ, ठीक है, अब हैंडल सबमिट को भी मैं हटा दूंगा। हैंडल सबमिट की जगह मुझे यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी जगह यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यूज़ इफेक्ट लगा दिया। और यूज़ इफेक्ट हम कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हम ठीक है, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे शुरू हुआ, ये कौन सा ब्रैकेट है, ये कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। ओके, तो ये हमने यूज़ इफेक्ट का यहाँ पे यूज़ कर लिया। और यूज़ इफेक्ट के अंदर देखो, सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि जो यूज़र है वो लॉगिन करके आया है इस पेज पे, या बिना लॉगिन करके आ गया है। तो उसके लिए आपको पता है कि जब हमने लॉगिन किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमने जहाँ पे लॉगिन किया था यूज़र का, तो हमने पूरा का पूरा जो डेटा था वो स्ट्रिंगिफाई करके, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट वाला हमारा डेटा था उसको हमने इस लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा दिया था। और लोकल स्टोरेज का जो मेरा नाम था वो था स्टूडेंट यूज़र। अब इस डेटा को मुझे निकालना है, तो लोकल स्टोरेज से मैं डेटा को निकालूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट यूज़र। स्टूडेंट यूज़र, ठीक है। और लोकल स्टोरेज से जब मैं डेटा निकालूंगा, अब क्योंकि यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो मैंने जब इंसर्ट किया था तो उसको स्ट्रिंगिफाई करके डाला था, स्ट्रिंग के फॉर्म में डाल दिया था। ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने डेटा इंसर्ट करवा दिया था लोकल स्टोरेज के अंदर। लेकिन जब हम उसको वापस निकालेंगे तो वापस हम उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में निकालने के लिए हमने क्या लगा दिया, जेसन डॉट पार्स लगा दिया, है ना। और लोकल स्टोरेज से हमने ये डेटा को निकाल लिया और स्टूडेंट यूज़र के अंदर रख लिया। अगर आप देखोगे व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, तो हमने ये पूरा का पूरा डेटा रख लिया था। स्टूडेंट का आईडी भी है, फुल नेम भी है, ईमेल भी है, ये सब हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया था लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे। और उसको हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो वो सब चीज़ें हम वापस हमें मिल सकती हैं। हमें आईडी चाहिए हो, नाम चाहिए हो, या फिर हमें ईमेल चाहिए हो, तो ये सारा डेटा हमें मिल पाएगा। तो स्टूडेंट यूज़र के अंदर डेटा आ गया। अगर मुझे इसका नाम प्रिंट करवाना है इस करेंटली लॉग्ड इन यूज़र का, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। वेलकम के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा, स्टूडेंट यूज़र डॉट डॉट के बाद मैं क्या लिखूँगा, स्टूडेंट डॉट फुल नेम। अच्छा, ये जो की है
वो मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट यूज़र डॉट फुल नेम। ठीक है, अगर डेटा मिलता है तो ये आएगा, नहीं तो फिर वेलकम के साथ गेस्ट लिखा हुआ आएगा। तो अभी ये आ गया वेलकम के साथ, जो फुल नेम था वो दिख रहा है, जो करेंटली लॉग्ड इन यूज़र है उसका जो नाम था वो यहाँ पे आ गया। ओके, इतना आपको समझ में आया। और यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, यूज़ इफेक्ट तो अपने आप चलेगा जैसे ही हमारा पेज लोड होगा। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं जैसे हमने एडमिन के अंदर लगाई थी। अगर स्टूडेंट यूज़र नहीं मिला तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे, वापस स्टूडेंट के लॉगिन पेज पे। ठीक है, अगर कोई बिना लॉगिन के इस पेज पे आता है तो उसको वापस लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। एंड अगर लॉगिन करके आया है तो फिर मुझे क्या निकालना है, स्टेट निकालना है। ठीक है, फिर मुझे वो सब काउंट्स निकालने हैं, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया फैच स्टेट। फैच स्टेट के अंदर देखो, इसको शुरू में हम कर देंगे क्या, ट्रू कर देंगे। अब स्टार्टिंग में मैंने इसको ट्रू कर दिया, और जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट भेजने से जस्ट पहले हम सेट लोडिंग को क्या कर देंगे, सेट लोडिंग को यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ठीक है, हमारा क्योंकि अब एपीआई कॉल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एपीआई कॉल लोडिंग, एपीआई कॉल स्टार्ट। ठीक है, एपीआई कॉल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एपीआई कॉल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले हमने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। फिर हमने यहाँ पे एपीआई को कॉल किया, कुछ भी इसका नाम दे दिया, यूज़र स्टेट या डैशबोर्ड स्टेट। एंड हमें यहाँ पे कुछ डेटा भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि देखो पार्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा मुझे दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा के मुझे स्टूडेंट का आईडी पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर का यूज़ कर लेता हूँ, पैरम्स। पैरम्स के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, स्टूडेंट का आईडी पास कर दिया। इसका नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, है ना। ये पेरम्स के थ्रू जो हम डेटा भेजते हैं, मतलब वो आपका किस तरीके से जाएगा, ये जो आपने लिखा है। ठीक है, मैं आपको कमेंट में यहाँ बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपका डेटा जाएगा। ये जो आपका एपीआई, ये जो एंड पॉइंट है वो आपका रहेगा। उसके बाद पैरम्स के अंदर जो आप भेजते हो तो वो क्वेश्चन यूआरएल में आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, क्वेश्चन मार्क, और ये जो स्टूडेंट आईडी है और जो भी स्टूडेंट आईडी होगा वो एज अ वैल्यू यहाँ पे जाएगा। तो इसको फिर हम गेट वाले तरीके से बैकएंड पे निकाल पाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। और फिर जो भी डेटा हमें एज अ रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हमने सेट करवा दिया हमारे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्टेट्स। ठीक है, जो भी हमें डेटा मिला, हमें जो भी काउंट्स मिले, टोटल बुक्स, टोटल पेंडिंग रिटर्न वाले बुक्स और टोटल इश्यूड बुक्स, वो सारे काउंट हम यहाँ पे सेट करवा देंगे इसके अंदर। एंड नोटिफिकेशन के लिए केच वाले पार्ट में हमने क्या किया, अगर कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो हमारा केच वाला पार्ट चलेगा, और उसमें हमने कंसोल पे एरर मैसेज को डिस्प्ले कर दिया, और टोस्ट के थ्रू हमने दिखा दिया फेल्ड टू फेच स्टेट्स। और एक हम फाइनली भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने फाइनली को बना लिया,
और फाइनली को हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, एपीआई कॉल ख़त्म हो गया तो इसको मैंने फॉल्स कर दिया। तो जब हमारा एपीआई कॉल जाएगा, जैसे ही पेज लोड होगा तब हमारा ये यूज़ इफ़ेक्ट चलेगा, है ना। यहाँ पे ये यूज़ इफ़ेक्ट में जब हम डिपेंडेंसी में ब्लैंक डाल देते हैं तो इसका मतलब होता है जैसे ही पेज लोड होगा तब ये चलेगा। ठीक है, ये एम्प्टी डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे डाल दिया, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे टू रन ओनली वंस ऑन माउंट, जैसे ही पेज लोड होगा तब हमारा ये यूज़ इफ़ेक्ट चलेगा। ओके, तो अब हमारा इनिशियली जो है यहाँ पे ये लोडिंग तो आ रहा है, बट ये बहुत ख़तरनाक तरीके से लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, लोडिंग आ रहा है, बट ये देखो किस तरीके से आ रहा है, तो इसको सही करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा लोडिंग एंड डिव के अंदर टेक्स्ट सेंटर कर दिया। ठीक है, ये डिव बनाया, डिव के अंदर हमने स्पिनर दे दिया, स्पिनर बॉर्डर टेक्स्ट प्राइमरी दे दिया। और एक काम करते हैं, डिव के अंदर नहीं करते इसको, डिव को यहीं पे ख़त्म करते हैं, डिव को यहीं पे एंड किया और ये स्पान के अंदर या फिर पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा लोडिंग। अब सही है। ठीक है, इस डिव के अंदर ये हमारी दोनों चीज़ें हैं, एक हमारा ये डिव है और एक ये स्पान है। ठीक है, अब हम इसको बना लेते हैं। तो हम जाते हैं urls.py के अंदर और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा पाथ। तो जो नाम आपने यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे आपने नाम दिया यूज़र अंडरस्कोर स्टेट्स, तो वही नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये आपका फंक्शन का नाम, आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। तो अब आप इसको बैकएंड वाला जो लॉजिक है, एंड पॉइंट पे आपको जो एपीआई बनाना है वो आप यहाँ पे बना लोगे। तो गेट का यूज़ कर लिया यहाँ पे, क्योंकि हमें डेटा रीड करना है। और देखो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आने वाला है, यहाँ पे रिक्वेस्ट में जो डेटा आएगा उसमें हमने ये पैरामीटर में भेजा हुआ है। तो ये रिसीव करने के लिए आपको ये जो गेट पैरामीटर जो आप भेजते हो उसको रिसीव करने के लिए या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिक्वेस्ट डॉट गेट, मतलब ये दो तरीके हैं, या तो ऐसा लिखो तो भी चल जाएगा या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं कमेंट में बता देता हूँ। ठीक है, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो रिक्वेस्ट डॉट गेट। ठीक है, जैसे पोस्ट के लिए हम पोस्ट लिखते थे तो गेट के लिए हम request.get.get लिखेंगे। ठीक है, तो जब हमें यूआरएल में डेटा मिलता है तो हम इस तरीके से लेते हैं उसको, request.get लगा के, या फिर ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, ये DRF का तरीका होता है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का तरीका है, और ये जेंगो वाला तरीका है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। request.query_parameters, और ये आपने वही लिखा जो आपने यहाँ पे दिया है, student_id। और ये एक बार चेक कर लेना, ये शायद गलत है मेरे ख्याल से, यूज़र_id, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं, views.py में देखो स्टूडेंट का आईडी है ना, ये अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे आएगा student_id, इसको सही कर लेना। तो जो आपने यहाँ पे सेट किया था वही आपको देना पड़ेगा। ओके, अब इसको चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी हमें रिसीव हुआ
एंड स्टूडेंट आईडी को रिसीव करने के बाद हमने स्टूडेंट टेबल से डेटा निकाला। स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी के बेसिस पे हमने स्टूडेंट को निकाला और नहीं मिला तो हमने ये सक्सेस को फॉल्स कर दिया और मैसेज दे दिया स्टूडेंट नॉट फाउंड। स्टेटस हमने दे दिया 404 नॉट फाउंड। और अगर स्टूडेंट मिल जाता है तो हमें सारे के सारे बुक्स को निकालना है। तो बुक मॉडल से हमने सारे बुक्स को निकाल लिया जो लाइब्रेरी में है। ठीक है, टोटल हमारे जो भी बुक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स वो निकल के आ गए। और यहाँ पे हमने क्या किया, नहीं कैटेगरी नहीं निकालना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे निकालना है जो टोटल बुक्स स्टूडेंट ने इशू किए हैं। तो टोटल अंडरस्कोर इशूड, टोटल जो बुक्स इशू हुए हैं वो निकालना है। तो इशू बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, इशू बुक्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। ठीक है, हमें पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए निकालना है कि जिसने लॉगिन किया है, केवल उसी ने जितने बुक्स इशू किए हैं वो काउंट हो के आए। ठीक है, तो ये आ गया इशूड बुक्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। और जो पार्टिकुलर स्टूडेंट है हमारा, जो ये स्टूडेंट था, उसने जितने भी बुक्स उसके इशू हुए हैं वो निकाल दो, काउंट कर लो उसको। और नेक्स्ट क्या रहेगा, रिटर्न वाला निकालना है। तो यहाँ पे हमने कर लिया नॉट, अच्छा ये नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है या फिर इसको ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ना लिख के ठीक है यहाँ लिख लेता हूँ मैं, नॉट रिटर्नड। ठीक है, मैंने नीचे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दो ऊपर लिखा है एक नीचे लिखा है तो सही नहीं लग रहा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इशू बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। अब उस स्टूडेंट ने जितने भी बुक्स इशू करवाए हैं बट उसको अभी रिटर्न नहीं किया है, तो जिसके इज रिटर्न में क्या है, फॉल्स है। ये सब कॉलम्स आप चेक कर लेना, आपने मॉडल्स के अंदर बनाए थे। ठीक है, मॉडल्स के अंदर आपने ये इज अंडरस्कोर रिटर्न लिखा हुआ है और इशूड एट स्टूडेंट ये सब लिखा हुआ है, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बुक इशू तो किया है बट उसको रिटर्न नहीं किया है, तो स्टूडेंट ने ऐसे कितने बुक इशू किए हैं जिसको अभी रिटर्न नहीं किया है, उसको काउंट कर लो, बुक्स नॉट रिटर्नड। और ये तीनों जो डेटा है, तीनों जो काउंट होके आए, उसको मैंने एक स्टेट्स नाम के डिक्शनरी के अंदर रख लिया। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर ये की वैल्यू के फॉर्म में हमने रख लिया और रिस्पॉन्स के अंदर हमने इसको भेज दिया, सक्सेस में ट्रू और स्टेट्स के अंदर ये पूरा डेटा हमने भेज दिया। ओके, अब हम इसको चेक कर सकते हैं। रिफ्रेश किया तो क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है ये तो हमारा आ रहा है 276, मतलब सही चल रहा है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। सेट लोडिंग को हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया और ठीक है, लोडिंग को एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, डेटा हमारे पास आ रहा होगा बट स्टेट्स के अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है और उसको हमने अभी प्रिंट नहीं करवाया, तो इसको हमें प्रिंट भी तो करवाना है।
तो देखो स्टेट्स के अंदर हमारे पास क्या है, टोटल बुक्स है, उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। अभी हमने यहाँ पे स्टैटिक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 5 लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, स्टेट्स डॉट टोटल अंडरस्कोर बुक्स। तो टोटल जो बुक्स हैं हमारे डेटाबेस के अंदर वो काउंट होकर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह जो टोटल पेंडिंग वाला है वो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो स्टेट्स डॉट नॉट रिटर्न्ड, जो बुक्स स्टूडेंट ने रिटर्न नहीं किए हैं वो यहाँ पे आएगा। अभी तो हमने कोई बुक इशू किया ही नहीं है, तो अभी यहाँ पे 0 आ रहा है। और यहाँ पे भी 0 आएगा। टोटल बुक्स इशू, कोई बुक हमने अभी तक इशू किया ही नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो ये काउंट्स भी हमारे होके आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये सब तो सही आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम माय लाइब्रेरी के अंदर सारी की सारी जो बुक्स हैं लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल उनको डिस्प्ले करेंगे, है ना। एक अच्छा यूआई बना के सारी की सारी बुक्स को डिस्प्ले करेंगे, बुक्स का इमेज वगैरह भी डिस्प्ले होगा, एंड उस बुक का रिमेनिंग क्वांटिटी कितना है वो सब भी हम डिस्प्ले करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।